हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर आपकी आ गई है एक सोर्स ऑफ फाइनेंस की वीडियो, बिजनेस स्टडीज़ की, क्लास 11th की। हम कर रहे थे 7th चैप्टर सोर्स ऑफ फाइनेंस, जिसमें ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर एंड ही होने वाला था। सोचा तो था कि यही लास्ट वीडियो करेंगे, बट जो 4 टॉपिक रिमेनिंग बच गए हैं तो वो इजी टॉपिक्स पर थोड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इसलिए एक वीडियो को और आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो में क्या आज हम कवर करने वाले हैं, एक टॉपिक तो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है ट्रेड क्रेडिट, मतलब बोर्ड पे दिख रहा है आपको ट्रेड क्रेडिट के नाम से। और जो दूसरा टॉपिक करेंगे हम पब्लिक डिपॉजिट। दोनों में से एक ना एक आपके पेपर में आ जाता है। और एक बात और याद रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये जो चैप्टर है वो थोड़ा लेंथी है, तो ट्राई करते हैं, मतलब इसमें से चॉइस कर लेते हैं कि ये कर लेते हैं और ये छोड़ देंगे। तो ऐसा मत करना, क्योंकि आगे के जो आपके चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 है, उसमें से ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स डिडक्ट हो चुके हैं। वो हाफ से भी कम चैप्टर आपके बचे हैं। सिर्फ एक यही ऐसा चैप्टर है जो बहुत पूरा का पूरा एक तरह से आ रहा हो, इसमें से सिर्फ एक ही टॉपिक करता है, ICDS वाला। तो ये ज़्यादा मार्क्स का टॉपिक है। अगर 40 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है तो 15 से लेकर 20 मार्क्स तक इसी चैप्टर से आएगा आपका। और बाकी जो चैप्टर हैं वो 8 से 10 मार्क्स के अगर करते हैं तो 24 मार्क्स बनते हैं उनके। तो ये चैप्टर ज़्यादा मार्क्स का आएगा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना, और नॉलेजेबल भी है ये आपके लिए चैप्टर। तो चलो आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपका स्क्रीन पे देखो लिखा है आपका ट्रेड क्रेडिट। अब ये जो पॉइंट है, मतलब ये जो आपका टॉपिक है, 2 वर्ड से बना है, एक है ट्रेड और एक है क्रेडिट। क्रेडिट आप सबको पता है कि उधार को बोलते हैं, और ट्रेड आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था BST के ही, कि ट्रेड होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऐसा उधार जो गुड्स की सर्विसेज या बेचने के लिए, बाय करने के लिए या सेल करने के लिए जो यूज़ होता है, उसको कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। कौन यूज़ करता है? आप बिजनेस फर्म्स यूज़ करेंगे क्योंकि वही बाय और सेल कर रहे हैं। नॉर्मल पर्सन के लिए ये नहीं होता। अगर एज अ कंज्यूमर मैं जाऊँगा तो मुझे ट्रेड क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये किसके लिए होता है? B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। जब ट्रेड होता है तो उसमें यूज़ होता है ट्रेड क्रेडिट। कितने दिन दिन के लिए ये नॉर्मली होता है? 30 to 90 डेज के लिए आपको ये क्रेडिट दिया जाता है। डेट ऑफ जो सेल है उसके बाद या तो 30 डेज के लिए होगा मिनिमम, और मैक्सिमम 90 डेज के लिए आपको क्रेडिट मिलेगा। नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, ये इसके हम मेरिट में भी पढ़ेंगे कि इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए इसके लिए, अभी इसके जब मीनिंग पढ़ेंगे पूरा बुक में से तो देखेंगे। डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन एसेट। हमने जो सोर्स ऑफ फाइनेंस में इक्विटी शेयर वाले पढ़े थे, प्रेफरेंस पढ़े थे, डिवेंचर पढ़े थे, या लोन्स फ्रॉम बैंक्स भी पढ़े थे, उसमें क्या आ रहा था कि एसेट पे चार्ज क्रिएट हो रहा था बहुत सारों में। लेकिन इसमें कोई एसेट गिरवी रखनी नहीं पड़ती अगर आपको उधार में सामान खरीदना है। तो देखो, ये तो कुछ नॉर्मल से पॉइंट्स है इसके। बुक से पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो स्क्रीन पे आपके पास आ गई होगी बुक का फोटो। देखो क्या लिखा है, पहले डेफिनेशन। ट्रेड क्रेडिट कैन बी डिफाइंड एज अ क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को डिस्काउंट देता है, मतलब क्रेडिट देता है गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज के लिए, तो उसको बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। आगे देखो क्या लिखा है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड बाय बिजनेस फर्म, ये ऑलरेडी हमने पहले पॉइंट में पढ़ा। एज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। शॉर्ट टर्म क्यों है? क्योंकि 90 डेज का ही है, तो एक साल से कम जितने भी फाइनेंस होते हैं वो शॉर्ट टर्म के अंदर आते हैं आपके। ट्रेड क्रेडिट इज जनरली ग्रांटेड फॉर पीरियड रेंजिंग 30 डेज टू 90 डेज, ये भी हमने देखा। अंडर ट्रेड क्रेडिट द बोरोवर डज नॉट रिसीव एनी कैश। इसमें आपको कैश नहीं मिलता। देखो मान लो एक पर्सन है A और बी ए से सामान खरीदना चाहता है, उधार पे सामान खरीदना चाहता है, इसके पास पैसे नहीं है, तो ये इसको सामान दे देगा, क्रेडिट पे सामान दे देगा। इसको कोई कैश नहीं मिल रहा है इसके बदले में। जनरली जो उधार में क्रेडिट का होता है, उधार में पैसा मांगने का होता है, लेकिन ये वो वाला उधार नहीं है। जो हम सामान क्रेडिट में दे रहे हैं वो है ये। और इसकी जो कभी कंडीशन है वो भी देखते हैं। देखो आगे क्या लिखा है, बट गेट इट्स सप्लाई ऑन क्रेडिट। जो उसको सामान चाहिए वो उधार में मिल जाएगा उसे। इट इज़ ग्रांटेड टू दोज कस्टमर हु हैव रिजनेबल अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड गुडविल। ये नहीं कि आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आ रहा है, ऐसा ट्रेडर आ रहा है जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके चेक बाउंस होते रहते हैं या इमेज अच्छी नहीं है मार्केट में, उसे ट्रेड क्रेडिट नहीं मिलता। क्या होता है जनरली, अगर ये A के पास पहली बार पैसा करने गया, मतलब ट्रेड करने गया, सामान लेने गया, तो हो सकता है A इसे मना कर दे, क्योंकि अभी हम उसे जानते ही नहीं है, अभी उसके साथ हमने बिजनेस नहीं किया।
हमें नहीं पता वो पर्सन, हो सकता है बैड डेब्ट्स निकल जाए, पैसे दे ही ना, बाद में चला जाए। जब 3-4 बार ट्रांजैक्शन हो जाती है, विश्वास हो जाता है कि इस पर्सन की जो पेमेंट है वो एग्जैक्ट टाइम पे आती है, कभी लेट नहीं होती, तब जाके ट्रेड डिस्काउंट होना स्टार्ट होता है। जैसे बैंक्स ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देते हैं, किसको देते हैं? करंट अकाउंट वालों को। तो करंट अकाउंट में भी मोस्टली उनको देते हैं जिस बिजनेसमैन के अकाउंट में ज़्यादा पैसा पड़ा होता है। तो सेम बात यहाँ पे है, अगर आपका ट्रांजैक्शन हमेशा अच्छा रहा है तभी आपको ये मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट। आगे क्या लिखा है? ट्रेड क्रेडिट अपीयर्स इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द बायर। जो बायर होगा, मतलब जो बी होगा, उसकी बुक्स में ये किस नाम से आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि उसे पे करना है। और अकाउंट पेबल भी सन्ड्री क्रेडिटर्स ही होते हैं आपके। द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेड क्रेडिट डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स सच एज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, वॉल्यूम ऑफ परचेज, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द सप्लायर, नेचर एंड साइज ऑफ द फर्म, पास्ट रिकॉर्ड ऑफ द पेमेंट। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे ए जो है वो बी को ट्रेड क्रेडिट देगा, कि जो बी है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मार्केट की, या उसकी पास्ट ट्रांजैक्शन क्या है, कभी उसने हमसे सामान लेते हुए फ्रॉड तो नहीं किया, और वॉल्यूम क्या है परचेज़ का। ये छोटा मोटा 1000-2000 का परचेज़ कर रहा फिर नहीं मिलेगा, अमाउंट बड़ा होना चाहिए। अगर ए रिस्क ले रहा है तो वो अपना प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा होगा तभी ही वो रिस्क लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। और क्रेडिट पॉलिसी ऑफ सप्लायर, बहुत सी कंपनीज होती हैं वो नहीं देती ट्रेड क्रेडिट पे, कैश ही ट्रांजैक्शन करती हैं वो, लेकिन बहुत सारी ऐसी होती हैं जो इजीली पहली बार में ही आपको उधार में सामान दे देंगी। तो ये तो था इसका मीनिंग वगैरह। अब आ जाओ इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स में। 3 या 4 इसके मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं। देखो आपकी स्क्रीन पे आ गए होंगे इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। देखो पहले मेरिट्स लिए हुए हैं, 5 मेरिट्स हैं, आप मैक्सिमम 4 भी याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत है, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन आएगा वो 3, 4 या 5 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आएगा। तो मीनिंग भी लिखना है, मेरिट भी लिखने हैं, डीमेरिट्स भी लिखने हैं, तो 4-4 पॉइंट इनफ होते हैं आपके। पहला लिखा हुआ ट्रेड क्रेडिट इज़ अ कन्वीनियंट सोर्स ऑफ फाइनेंस एज नो लीगल फॉर्मेलिटीज। बहुत ईजी होता है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी, सिर्फ इसके पास BA के पास जाएगा और बोलेगा हमें आपसे सामान खरीदना है, अगर उसे लगेगा कि ये पर्सन सही है तो वो उसे सामान दे देगा क्रेडिट पे। सेकेंड है ट्रेड क्रेडिट इज़ अ कॉन्टीन्यूस सोर्स, कॉन्टीन्यूस है, जब भी आप सामान खरीदोगे आपको फटाफट उधार में मिल जाएगा। इट इज़ रेडिली अवेलेबल टू क्रेडिट वर्थिनेस कंपनी, जिनका क्रेडिट अच्छा होता है, जिनके ऊपर डेप्ट कम होते हैं, कंपनी के ऊपर उधार कम है और वो उन्होंने कभी फ्रॉड नहीं किया, मार्केट में उनकी इमेज अच्छी है, तो उनके लिए तो बहुत जल्दी ये ट्रेड क्रेडिट मिल जाता है। इसके बाद इट कैन बी यूज टू फाइनेंस द इंक्रीज इन द इन्वेंट्री ऑफ गुड्स इफ़ द एंटरप्राइज एक्सेप्ट हायर सेल्स इन द नियर फ्यूचर। अगर मुझे लग रहा है, अगर बी को लग रहा है कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सेल होगी, दिवाली आ रही है, कोई फेस्टिवल आ रहा है, ज़्यादा सेल होगी, तो ये बहुत अच्छा सोर्स होता है सामान इन्वेंट्री को बढ़ाने का, कि आप उधार में माल खरीद लो और जब आपका सामान बिकेगा तब आप पेमेंट 90 डेज़ के अंदर आप पेमेंट कर दोगे। फोर्थ है ट्रेड क्रेडिट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज। ये भी हमने पढ़ा कि इसके लिए कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है आपको, आपकी गुडविल ही एक तरह से मानी जाती है, ये गिरवी है वहाँ पे, अगर आप पेमेंट में डिफ़ॉल्ट करोगे तो मार्केट में आपका नाम खराब होगा। फिफ्थ पॉइंट ट्रेड क्रेडिट हेल्प्स टू प्रमोट द सेल ऑफ द सेलर। अब जो ये सेलर है, जो नए सेलर होते हैं ना, वो भी इसका बहुत यूज़ करते हैं। अगर आपका नया प्रोडक्ट है, आपकी ही सेलर की ही मार्केट में गुडविल नहीं है, तो वो खुद अपनी तरफ से ट्रेड क्रेडिट देते हैं बायर को, जो परचेज़र है, ताकि वो हमसे सामान खरीदे। और अगर सामान अभी बिकता नहीं है, 1 महीने 2 महीने में नया नया प्रोडक्ट जल्दी मार्केट में नहीं आता, तो उसको प्रमोट करने के लिए उधार दिया जाता है कि पेमेंट आप 1 महीने बाद कर देना, 2 महीने बाद कर देना। तो ये भी एक मेरिट होता है। अब आ जाओ डी मेरिट में। पहले डी मेरिट का 3rd पॉइंट पढ़ो। इट इज़ जनरली या कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस। कॉस्टली क्यों होता है? अगर टाइम पे पेमेंट नहीं दी तो इंटरेस्ट चार्ज हो सकता है। अगर आपको बोला गया 90 डेज़ के अंदर आपने पेमेंट करनी है, कंपनी की पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, नहीं दिया और बोल दिया कि साथ में ऐड कर दिया कि 15% इंटरेस्ट है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। किसी भी रीज़न से आपके पास उस टाइम फंड अवेलेबल नहीं है तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, पर डे के हिसाब से लग सकता हो सकता है, तो ये एक इसमें प्रॉब्लम है। इसके बाद 4th पॉइंट देखो, बायर्स आर अनेबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ कैश डिस्काउंट। आपने अकाउंट्स में 2 तरह के डिस्काउंट पड़े होंगे, एक कैश डिस्काउंट, एक ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब आप कैश में पेमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे तो आप ट्रेड में पेमेंट, क्रेडिट में पेमेंट हो ही नहीं रही आपकी, तो ये आपको एक लॉस हो जाएगा। अगर कंपनी अच्छा कैश डिस्काउंट ऑफर करते हैं तो आप कैश डिस्काउंट का बेनिफिट यहाँ पे नहीं ले सकते। अब सेकंड पॉइंट में देखो, ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड एंड फॉर अ लिमिटेड पीरियड कैन बी जनरेटेड। अब लिमिटेड अमाउंट,
एक तो लिमिटेड टाइम है 90 डेज, मोस्टली मैक्सिमम 90 डेज ही होता है कि आपको पेमेंट करनी है। और ए जो है इसको मान लो 1 लाख का सामान दे देगा, 2 लाख का दे देगा, 10 लाख का दे देगा, पर एक टाइम आएगा ना वो भी सोचेगा कि अगर मैं इतना उधार किसी को दे रहा हूँ, कल को फ्रॉड हो गया तो मैं तो बर्बाद ही हो जाऊँगा। एक कंपनी को इससे ज़्यादा उधार नहीं देते, वो बोलते हैं या तो आप पहले वाली पेमेंट का चेक हमें दो, पेमेंट क्लियर करो, तब हम आपको आगे का उधार क्रेडिट में सामान देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। अब फर्स्ट पॉइंट, द अवेलेबिलिटी ऑफ ईजी एंड फ्लेक्सिबल ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटेट मैनी रिड्यूस इंड्यूस अ फर्म फॉर ओवर ट्रेडिंग विच में रिस्क इंक्रीज रिस्क। अब देखो बी को ऐसा लग रहा है कि हमें तो फिर उधार में माल मिल रहा है तो ज़्यादा खरीद लेते हैं। अब इसने खरीद तो लिया ज़्यादा, लेकिन 90 डेज़ के अंदर वो बिका ही नहीं, या पेमेंट मान लो इसने 20 लाख का सामान खरीदा, बिका सिर्फ 10 लाख का। अब इसको पे तो 90 डेज़ के अंदर 20 लाख ही करने हैं ना। तो कभी कभी क्या होता है, जो परचेज़र होते हैं, बायर होते हैं, वो लालच में आके ज़्यादा सामान खरीद लेते हैं, लेकिन पे नहीं कर पाते, उतना सामान बिकता ही नहीं। मान लो किसी पर्सन ने कोरोना से पहले ख़रीदा था सामान, अब उसका तो बिका ही नहीं होगा, लेकिन उसे पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ सकती है इसमें डीमेरिट में, इसलिए सोच समझ के ही सामान खरीदना पड़ता है उन्हें। तो ये था आपका ट्रेड क्रेडिट वाला टॉपिक, छोटा सा इजी सा टॉपिक था और पेपर में आ भी जाता है ये बहुत मोस्टली। अब नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे पब्लिक डिपॉजिट, ऐसा डिपॉजिट जो पब्लिक के थ्रू होता है कंपनी के पास, वो करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक पब्लिक डिपॉजिट। तो देखो बच्चों, अब क्या होता है आपका पब्लिक डिपॉजिट, लास्ट टॉपिक है ये आज का पब्लिक डिपॉजिट। अब देखो यहाँ इसको भी 2 वर्ड्स में डिवाइड कर दो। एक तो पब्लिक मतलब नॉर्मल जो हम लोग हैं, पब्लिक डिपॉजिट मतलब जैसे पैसे हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं वैसे ही। इसमें क्या होता है, कंपनी सोचती है कि हम बैंक से लोन लेने से अच्छा सीधा पब्लिक को ही इन्वाइट करते हैं पैसों के लिए। पब्लिक को ही बोलती है कि आप हमारे पास, जैसे आप बैंक में डिपॉजिट करवाते हो पैसा, वैसे ही आप हमारे पास डिपॉजिट करवाओ। बदले में कंपनियां उनको एक तो हाई इंटरेस्ट देती है बैंक के कंपैरिजन में। अगर मैं बैंक में जा रहा हूँ तो मेरे को मान लेते हैं 10% पर एनम का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कंपनीज कहते हैं हम आपको 12% देंगे। तो इससे क्या होता है, पब्लिक को भी फ़ायदा हो रहा है, हायर मिल रहा है आपको इंटरेस्ट, और बैंक्स को कंपनीज को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि बैंक्स में फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है और बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। और क्या इसमें फ़ायदा होता है, देखो पहले सीधा पॉइंट्स में आते हैं। एक तो डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक, ये हमने अभी समझा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ हाई, अगर बैंक के कंपैरिजन में तो पब्लिक को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। रेगुलेटेड बाय आरबीआई, आरबीआई मतलब हमारे देश का तो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इसको रेगुलेट करता है। बिना आरबीआई की परमिशन के कोई भी कंपनी पब्लिक डिपॉजिट इनवाइट्स, पब्लिक से पैसा इनवाइट नहीं कर सकती। और एक इसके ऊपर फिक्स अमाउंट भी होता है कि आप इससे ज़्यादा पैसा पब्लिक से नहीं ले सकते। और ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म मतलब 1 साल के अंदर अंदर या 3 साल के लिए भी होता है पैसा, कि 3 साल के अंदर पब्लिक को रिटर्न करेगी कंपनी या 1 साल के अंदर करेगी, दोनों मीडियम के लिए यूज़ करते हैं। अब देखो इसका भी बुक से पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, द डिपॉजिट्स दैट आर रेज्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक आर नोन एज पब्लिक डिपॉजिट्स। फिर इसके पॉइंट्स दे रखे हैं, कंपनीज जनरली इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 3 ईयर। 3 ईयर वही मीडियम ईयर हो गया आपका। अब आगे क्या दिया हुआ, रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन पब्लिक डिपॉजिट आर यूजुअली हायर देन द ऑफर्ड ऑन द बैंक डिपॉजिट। अगर आप बैंक में पैसा रख रहे हो उसके कंपैरिजन में कंपनीज आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देती है। नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, द any person who is interested in depositing money in an organization can do so by filing a prescribed form। कंपनीज आपको बताती है अगर आप हमारी कंपनी में डिपॉजिट रखना चाहते हो तो एक फॉर्म होता है, उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, आप वहाँ जाओ और उसको फॉर्म को फिलअप कर दो, और बदले में आपको क्या मिलती है, डिपॉजिट रिसिप्ट मिलती है। द ऑर्गेनाइजेशन इन रिटर्न इशू अ डिपॉजिट रिसिप्ट एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेप्ट। कि हाँ, जैसे हम बैंक में पैसा जमा करा के आते हैं तो हमें जो रिसिप्ट होता है उसका एक टुकड़ा मिल जाता है बैंक के स्टैंप लग के। तो ऐसे ही कंपनीज हमें एक कागज़ देती है, रिसिप्ट देती है कि इस पर्सन ने हमें इतना पैसा दिया है, इतनी डेट को दिया और इतने इंटरेस्ट रेट इसे मिलेगा और इतने टाइम बाद ये पैसा रिडीम हो जाएगा, मतलब इसकी पेमेंट हमें करनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ, पब्लिक डिपॉजिट कैन टेक ऑफ मीडियम
एज वेल एज शॉर्ट टर्म फाइनेंस, दोनों की वो कंपनी की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद द डिपॉजिट्स आर बेनिफिशियल टू द बोथ, ये जो डिपॉजिट होते हैं दोनों के लिए बेनिफिशियल है। डिपॉजिटर को हायर रिटर्न मिलता है और कंपनी के लिए क्या बेनिफिट है कि उसकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो होती है वो कम आती है एज़ कम्पेयर टू बैंक वाले में। क्योंकि अगर बैंक से कोई कंपनी लोन देती है तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है जितना वो पब्लिक को दे रहे हैं, और पब्लिक को ये बेनिफिट होता है कि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है बैंक के कंपैरिजन में। अब देखो इनके भी कुछ मेरिट और डीमेरिट्स हैं पब्लिक डिपॉजिट के भी, तो देखो स्क्रीन पे आपके पास आ गए होंगे। 5 पॉइंट है इसमें भी, तो वही 4 भी कर लोगे तो काफ़ी है। पहला है सिंप्लिसिटी, मेरिट्स का पहला पॉइंट है सिंपल होता है, ये बहुत ईजीएस्ट मेथड है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। डज नॉट कंटेन रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन, हमने पढ़ा था अगर बैंक से लोन लेते हैं तो उसमें बहुत सारी कंडीशन होती है। अगर लोन लेना है, ज़्यादा एग्रीमेंट वगैरह बनवाना होता है बैंक के साथ, तो इसमें ऐसी कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, बहुत सिंपल होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पढ़ो पहले, वो ज़्यादा ईजी है। नो सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं होती, कोई एसेट पे चार्ज क्रिएट नहीं होता। इसमें भी जो पब्लिक डिपॉजिट है उन पे चार्ज क्रिएट नहीं होता। इसमें क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर वो पब्लिक बैंक में पैसा रखती, कोई बैंक आपका कुछ गिरवी थोड़ा ना रखवाता है। बैंक ये तो नहीं कहता ना हम अपनी एसेट गिरवी रख रहे हैं, आप पैसा जमा करा रहे हो। तो ऐसे ही कंपनियां भी बोलती हैं हम भी कुछ गिरवी नहीं रखेंगे, जैसे आप बैंक में पैसा रखवा रहे हो एक तरह से आप हमारे पास पैसा रखवा रहे हो। द कंपनी कैन यूज़ इट्स एसेट, कंपनी अपने एसेट्स को कैसे भी यूज़ कर सकती है, और अगर उनको कहीं और से लोन लेना है तो वो उस पैसे को, उस एसेट्स को वहाँ पे पैसे को वहाँ पे गिरवी रखने के लिए यूज़ कर सकती है। पब्लिक डिपॉजिट के लिए उनको कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट, नो डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल, हमने पढ़ा था इक्विटी में प्रेफरेंस में अगर डिविडेंड नहीं दोगे तो उनके पास राइट आ जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा। इक्विटी में तो और नॉर्मली उनके पास वोटिंग राइट आ जाते हैं। बैंक्स में भी वो मैनेजमेंट में आपके इंटरफेयर करते हैं, लेकिन पब्लिक डिपॉजिट में ऐसा नहीं होता। इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं आता, ना ये आपके कोई मैनेजमेंट में वो करते हैं, स्टेप लेते हैं आगे, कोई मैनेजमेंट में इनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता। लास्ट पॉइंट है फिफ्थ, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होता है कैसे? देखो क्या लिखा, पब्लिक डिपॉजिट अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, दे कुड बी रेज्ड व्हेन रिक्वायर्ड एंड रिटर्न व्हेन नॉट नीडेड। मान लो 1 अप्रैल को मैंने पैसा लिया, 1 अप्रैल 2022 को, एक तो कभी भी जब भी मेरे को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तब मैं ये नोटिफिकेशन निकाल दूंगा कि मेरी कंपनी को पैसे की ज़रूरत है। प्लस मैंने लिया था ये 3 साल के लिए, मतलब इसकी पेमेंट होनी चाहिए थी 2021, 22 और 23 में, लेकिन मेरे पास 21 में ही, जहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट करी कंपनी के पास 21 में ही पैसा आ गया बहुत सारा, तो वो चाहे तो पब्लिक को अभी ही रिटर्न कर सकती है ताकि कंपनी का भी इंटरेस्ट बच जाए फालतू में और सालों का इंटरेस्ट ना देना पड़े। तो ये भी एक बेनिफिट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। अब इसका फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, इकोनॉमिकली इट इज़ एन इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ फाइनेंस, इंटरेस्ट पेड ऑन फंड रेज्ड थ्रू पब्लिक डिपॉजिट इज जनरली लो देन द इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फ्रॉम बैंक। अगर हम बैंक से या स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है कंपनी, तो उनको जो वो इंटरेस्ट पे करते हैं वो हायर होता है कंपैरिजन टू पब्लिक डिपॉजिट। तो ये भी एक कंपनी को बेनिफिट होता है। अब आ जाओ उसमें डिमेरिट्स में इसके, नॉट सूटेबल फॉर न्यू कंपनी, कोई न्यू कंपनी होती है तो उनके लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि न्यू कंपनी में पब्लिक इन्वेस्ट नहीं करेगी। अभी नई नई कंपनी बनी है, इमेज नहीं है, उनका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है कि ये कंपनी की क्या ग्रोथ हुई है, कितना ये हर साल डिविडेंड दे रही है, कितना प्रॉफिट कमा रही है, क्या कंपनी ग्रोथ कर पा रही है या नहीं कर पा रही। तो ऐसी कंपनियों पे पब्लिक डिपॉजिट जो होता है वो पब्लिक ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती, पैसा नहीं लगाती। सेकेंड पॉइंट, अनसर्टेनिटी, पब्लिक डिपॉजिट आर एन अनसर्टेन एंड अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस एट अ टाइम ऑफ रिसेशन द डिपॉजिटर्स मे नॉट रिस्पॉन्ड। जब महंगाई है, रिसेशन आ रखा है, मतलब मंदी हो रखी है, कुछ पैसा ही नहीं है मार्केट में और कंपनी को पैसा चाहिए, तो उस टाइम पे पब्लिक जो है वो इन्वेस्ट नहीं करती, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पूरी मार्केट ही मंदी पड़ी है, पहली बात तो पैसा ही नहीं है, जॉब्स नहीं है मार्केट में, और हो सकता है फिर फ्रॉड होने का भी ज़्यादा डर रहता है कि कहीं कंपनी डूब ना जाए, भाग ना जाए। आगे क्या लिखा, मोर एवर डिपोजिटर्स में विड्रॉ देयर डिपॉजिट व्हेन एवर दे फील शेंकी अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। और अगर उन्हें ये लग रहा है ये कंपनी डूबने वाली है, पैसा जा रहा है, तो वो अपना डिपॉजिट मांगने लग जाते हैं फिर कंपनी से, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है कंपनी में। थर्ड है नॉट सूटेबल फॉर लास्ट ऑफ फाइनेंसिंग। अब हमने पढ़ा है मैक्सिमम 3 साल के लिए,
लेकिन हमें 5 साल या 10 साल के लिए पैसा चाहिए तो उसके लिए भी ये नहीं होता, क्योंकि पब्लिक से रिलेटेड है। पब्लिक के लिए, पब्लिक से आप इतने ज़्यादा टाइम के लिए पैसा नहीं ले सकते। इतना कोई भी, अगर हम बैंक में भी पैसा कराते हैं ना, मोस्टली 2-3 साल के लिए हम रखते हैं, बाद में निकाल लेते हैं। लेकिन कंपनी को चाहिए होता है 5-10 साल के लिए पैसा, तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। वहाँ पे जो पब्लिक होती है वो बिज़नेस पे इतना ट्रस्ट नहीं करती कि 5-10 साल के लिए पैसा रखे। फोर्थ है लिमिटेड फंड्स। अब एक बात बताओ, इसके ऊपर एक तो कंडीशन लगी हुई है। मैंने बोला था आपको कि आरबीआई इसको रेगुलेट करता है और फिक्स एक कंडीशन, तो इसमें लिखा हुआ है पब्लिक डिपॉजिट कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ शेयर कैपिटल। मतलब जितना आपने, एंड साथ में रिजर्व भी है, जितनी भी आपकी शेयर कैपिटल है, मतलब जितना पैसा आपने शेयर से ले रखा है मार्केट से और जितने आपके रिजर्व है, उसके 25% से ज़्यादा पैसा आप पब्लिक डिपॉजिट से नहीं ले सकते। ये आरबीआई ने ही कंडीशन लगा रखी है, ताकि अगर इन केस फ्रॉड होता भी है, कंपनी डूब जाती है, तो कंपनी के रिजर्व और शेयर कैपिटल से पैसा मिल सके, रिजर्व आ सके और पब्लिक वालों को पैसा दे सके। और क्योंकि अगर पब्लिक का पैसा डूबेगा तो गवर्नमेंट के ऊपर बात आती है, फिर गवर्नमेंट, आरबीआई इसमें इन्वॉल्व है ना, मतलब गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो इससे इकोनॉमिकल गवर्नमेंट भी की भी जो इमेज है वो ख़राब होती है और इकोनॉमिकली भी बहुत लॉस होता है। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है फिक्स्ड ओब्लिगेशन। अब एक आपके ऊपर एक लाइबिलिटी चढ़ गई कि इंटरेस्ट पे करना है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि हर साल आपको इंटरेस्ट पे करना है। अगर सेल नहीं हो या आपको फिर भी इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आरबीआई को इंटरफेरेंस करना पड़ेगा, और अगर आपको लॉस भी है तो भी आपको अपने रिजर्व से या कहीं और से पैसा अरेंज करके इनको इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। तो ये था लास्ट पॉइंट, पब्लिक डिपॉजिट के मेरिट्स डिमेरिट्स करें आज, ट्रेड क्रेडिट वाला टॉपिक किया। अब इसमें लास्ट जो टॉपिक बचे हैं, एक तो बचा है लीज फाइनेंसिंग, एक बचा है सीपी मतलब कमर्शियल पेपर, और एक बचा है फैक्टरिंग। छोटे टॉपिक हैं ये भी, सोचा तो था आज ही वीडियो में कराएंगे, लेकिन फिर वो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी और बहुत सारे टॉपिक हो जाएंगे। तो लेकिन नेक्स्ट वीडियो में तीनों टॉपिक कवर करेंगे। ये इन जो ट्रेड क्रेडिट और पब्लिक डिपॉजिट इनसे भी ज़्यादा छोटे टॉपिक हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।